कि हम स्टोर प्रोसीजर देख रहे हैं, राइट? यूज क्या है स्टोर प्रोसीजर का? रिपीटेड टास्क, मतलब एक क्वेरी जो हमें मल्टीपल टाइम यूज करनी है, तो बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको हम स्टोर करके रखेंगे, जब भी उसकी जरूरत होगी बस उसको कॉल करना है, ठीक है? चलो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ठीक है? ये क्वेरी को मुझे सेव करना है, तो पहले हम क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी मतलब सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम सैलरीज एस ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल में, राइट? और सैलरी कहाँ पे? सैलरीज टेबल में। सैलरीज एस ज्वाइन एम्प्लॉयज ई ऑन ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एस डॉट एम्प्लॉय नंबर, राइट? अगर मैं इसको रन करता हूँ तो, सॉरी, यूज एम्प्लॉयज, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे ई डॉट ई एम पी नंबर आएगा, ई डॉट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एस डॉट सैलरी, ओके? हर एक एम्प्लॉय की चाहिए तो एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करना होगा, ओके? इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट मतलब इस क्वेरी को मुझे क्या करना है, सेव करके रखना है। सेव के लिए हम प्रोसीजर का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, ठीक है? मैं यहाँ पे एएमपी डिटेल्स करता हूँ, ठीक है? ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, देन बिगिन एंड डबल डॉलर डिलिमीटर सेमीकोलन, ओके? अब बिगिन और एंड ब्लॉक में क्या आएगी, हमारी क्वेरी आएगी जो हमें सेव करनी है। कौन सी क्वेरी है? ये क्वेरी। बस इसको मैं कॉपी करता हूँ, बिगिन और एंड ब्लॉक, ओके? क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम रन करेंगे। देखो प्रोसीजर के सेक्शन में यहाँ पे हमारी एक प्रोसीजर क्रिएट हो गई ईएमपी डिटेल्स नाम की। अब मान लो मुझे इसकी जरूरत है, तो रन कैसे करेंगे? कॉल ईएमपी डिटेल्स, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, रन। ओके? अब मान लो इसकी मुझे कल जरूरत पड़ेगी, तो आज हमने मान लो सिस्टम को क्लोज कर दिया, नेक्स्ट डे मुझे उसकी जरूरत है, तो सिंपल बस यही क्वेरी लिखनी है। अब हर बार मुझे अगर एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी देखनी है, तो ये पूरी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, बस क्या करेंगे, कॉल करेंगे ईएमपी डिटेल्स नाम के प्रोसीजर। यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे फर्स्ट पार्ट पर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो मुझे सेम आउटपुट चाहिए, ठीक है? कॉलम के नाम, यही कॉलम चाहिए, सभी चार कॉलम, ओके? एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और टोटल सैलरी चाहिए, लेकिन सभी एम्प्लॉयज के नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ 10,001 की। क्वेरी क्या आएगी? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे करेंगे? सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी, ठीक है? राइट? देन फ्रॉम में क्या आएगा? एम्प्लॉयज ई ज्वाइन सैलरीज एस ऑन ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू एस डॉट, सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम हो गया, देन ग्रुप बाय पी डॉट ई एम पी नाउ। लेकिन मुझे अगर मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो सभी एम्प्लॉयज की आ जाएगी टोटल सैलरी, सेम सेम एम्प्लॉय के ग्रुप बनाएगा, मुझे सिर्फ 10,001 की चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, वेयर ग्रुप बाय के बाद आएगा पहले, ये सीक्वेंस क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, राइट? तो वेयर आएगा यहाँ पे, वेयर में कंडीशन क्या आएगी, ई डॉट ई एम पी नंबर इज इक्वल टू 10,000। ये क्वेरी क्लियर है सबको? अगर मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे ई डॉट ई एम पी नंबर, फर्स्ट नेम,
डी डॉट लास्ट नेम और यहाँ पे क्या आएगा एस डॉट सैलरी। क्लियर है, आउटपुट बराबर आ रहा है, क्वेरी का मीनिंग क्लियर है। अब मुझे 10,010 की चाहिए तो सेम क्वेरी आएगी, एम्प्लॉय नंबर चेंज करना पड़ेगा। 11,000 की चाहिए तो सेम क्वेरी 11,000। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जब भी मुझे जिस एम्प्लॉय नंबर की सैलरी टोटल सैलरी देखनी है ना, मैं बस एम्प्लॉय नंबर चेंज करूंगा, हर बार क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे अब बताओ, अगर मैं इस क्वेरी को प्रोसीजर में सेव करूंगा तो जब भी मैं प्रोसीजर को रन करूंगा मुझे आउटपुट क्या आएगा, 10,001 क्या आएगा। जितनी भी बार रन करूंगा हर बार वो 10,001 का ही देगा ना। तो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिक नंबर चेंज होना चाहिए ना। मान लो आज मुझे 10,001 की देखनी, लेकिन 2 दिन बाद मुझे 11,000 की टोटल सैलरी देखनी, तो फिर से सेम क्वेरी लिखो, वहां पे वेयर कंडीशन में 11,000 नंबर पास करो, राइट। लेकिन मुझे सेम क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं, बार बार नहीं लिखनी, उसलिए हमारे पास क्या है, स्टोर प्रोसीजर। लेकिन प्रोसीजर में फिर आप ऐसे क्या यूज करोगे जिसमें मेरे हिसाब से मेरी जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से ये नंबर भी चेंज होगा। मतलब यहाँ पे क्या आपको इनपुट देना पड़ेगा, एम्प्लॉय नंबर। तब हम प्रोसीजर में यूज करेंगे सेकंड टाइप, स्टोर प्रोसीजर विथ इन पैरामीटर। इन का मतलब है इनपुट पैरामीटर, ठीक है। अब देखो, इस क्वेरी को सेव करना है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है हमारा, डिलिमीटर, हेलो, नहीं नहीं राउत नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक। डिलिमीटर डबल डॉलर क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम यहाँ पे करते हैं एएमपी टोटल सैलरी, ठीक है। ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, देन बिगिन एंड डबल डॉलर डिलिमीटर। ये हमारा सिंटेक्स सेम है हर बार प्रोसीजर का, बस हम क्या करें, प्रोसीजर का नाम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कौन सी क्वेरी सेव करनी है, ये क्वेरी, राइट। इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे, लेकिन इस क्वेरी को सेम एज इट इज सेव करेंगे तो हर बार मुझे 10,001 की आउटपुट देगा ना, कितनी भी बार रन करूं। लेकिन मुझे सिर्फ 10,001 का चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, मान लो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये नंबर चेंज होना चाहिए। तो आप इनपुट पैरामीटर क्या दोगे, इनपुट क्या दोगे, एम्प्लॉय नंबर दोगे। तो इनपुट पैरामीटर हम यहाँ पे मेंशन करें, इन का मतलब क्या है, इनपुट। क्या इनपुट देने वाले हो, एम्प्लॉय नंबर, तो पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। अब देखो यहाँ पे मैंने पी क्यू क्या है, क्योंकि इनपुट पैरामीटर है इसलिए नेम मीनिंगफुल होना चाहिए, तो पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर लिखा है। आप सिर्फ ईएमपी नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास ईएमपी नंबर नाम का कॉलम भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ईएमपी नंबर कॉलम है और कौन सा हमारा पैरामीटर। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है पी अंडरस्कोर ईएमपी नंबर। आप कौन सा भी नाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन नेम शुड बी मीनिंगफुल। नाम सुनकर ही मतलब पढ़कर ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, किसके बारे में। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज टेबल है तो एम्प्लॉयज टेबल में क्या डिटेल है समझ में आ रहा है, सैलरी टेबल मतलब सैलरीज की डिटेल होगी वैसे। अब एम्प्लॉय नंबर इनपुट देंगे, इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। क्लियर है। अब यहाँ पर मैं जो एम्प्लॉय नंबर पास करूंगा, ये एम्प्लॉय नंबर कहाँ पे जाना चाहिए, वेयर कंडीशन में। तो इस नंबर की जगह पे क्या लिखेंगे, पी अंडरस्कोर एम। क्लियर है, क्या चेंजेस किया मैंने, जो विदाउट पैरामीटर में हमने एक भी पैरामीटर पास नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पैरामीटर पास किया मैंने, और यहाँ पे मैंने वेयर कंडीशन में एक जो पैरामीटर था वो लिख दिया। यहाँ तक क्लियर, सबको डाउट है कुछ। अब बस सेम क्वेरी को हम रन करेंगे। ईएमपी टोटल सारे प्रोसीजर क्रिएट हो गए। अब रन कैसे करेंगे, कॉल ईएमपी टोटल सैलरी, ईएमपी टोटल सैलरी ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। पैरामीटर कितने, एक पैरामीटर, तो यहाँ पे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पैरामीटर क्या है, ईएमपी नंबर। तो आपको अब कौन से एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी देखनी है, 10,010। देखो 10,010 फर्स्ट नेम लास्ट नेम टोटल सैलरी। अब नेक्स्ट दिन मुझे 11,000 की देखनी है, क्या करेंगे, कॉल ईएमपी टोटल सैलरी, यहाँ पे 11,000। क्वेरी लिखने की जरूरत है क्या फिर से टोटल सैलरी की, नहीं। 11,000 फर्स्ट नेम लास्ट नेम टोटल सैलरी। तो यूज समझ में आ रहा है कि प्रोसीजर से हमारा टाइम कितना सेव हो रहा है, यस। और देखो प्रोसीजर क्या करे, हम एक टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोसीजर यूज, टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, मल्टीपल आउटपुट आ रहे हैं, कॉलम कितने, मल्टीपल कॉलम है ना।
मतलब प्रोसीजर हम कब यूज करेंगे, जब भी आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना था, मुझे जो भी मैं एम्प्लॉय नंबर दूंगा मुझे उसकी टोटल सैलरी चाहिए, लेकिन आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और टोटल सैलरी ये चाहिए था। उसने एक टास्क परफॉर्म किया। समझ में आ रहा है कैसे क्या ये इनपुट पैरामीटर का यूज क्या है। अब यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय नंबर पता था, इसलिए मैंने इनपुट पैरामीटर के हिसाब से एक प्रोसीजर क्रिएट किया। ओके, तो एक क्वेश्चन आप ले लो, आपको क्या करना है देखो। अब आपको मान लो एम्प्लॉय नंबर पता नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पता है। तो सेम आउटपुट में मुझे एम्प्लॉय नंबर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और उसकी टोटल सैलरी चाहिए। लेकिन आप इनपुट पैरामीटर क्या दोगे, एम्प्लॉय नंबर नहीं पता, आपको इनपुट पैरामीटर देना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, दो इनपुट पैरामीटर देना। ट्राई करो कैसे करेंगे इसको। सेम सिंटेक्स यूज करना है, बस इनपुट पैरामीटर में यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ जाएगा। और ये याद रखना है वो इनपुट पैरामीटर आपको कहाँ पे पास करना है, फिर वहां पे भी वो पैरामीटर के नाम मेंशन करने हैं आपको। प्रोसीजर का नाम ईएमपी इन्फो ले लो, ठीक है। देखो क्वेरी, हाँ लेकिन इनपुट दे रहा हूँ ना, मतलब अगर आप सिर्फ सभी एम्प्लॉयज के निकलते हो तो मल्टीपल रोज आ जाएंगे, लेकिन मुझे सभी एम्प्लॉयज के एक साथ नहीं चाहिए। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मान लो फर्स्ट जॉर्ज फेसिलो या फिर पार्टो बैम्फोर्ड ये नाम का एम्प्लॉयज है, तो मैं इनपुट पैरामीटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दूंगा, सिर्फ उसकी मुझे टोटल सैलरी आनी चाहिए। तो क्वेरी क्या है हमारी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। ओके, देन सिलेक्ट कर फ्रॉम आएगा, क्या क्या टेबल है, एम्प्लॉयज ई जॉइन salaries s on p dot emp number is equal to s dot emp number। क्लियर है, यहाँ पर आएगा p dot emp number, p dot first name, p dot last name, s dot salary, then group by p dot emp number। where की कंडीशन देनी होगी, where is equal to parto and last name is equal to bamfo। ओके, यहाँ पे e dot first name आएगा राइट, और e dot last name। ओके, अगर इसको रन करूंगा तो पार्ट टू बैम्फोर्ड की मुझे टोटल सैलरी आ जाएगी, लेकिन इसी क्वेरी को सेव करूंगा तो हर बार पार्ट टू की ही देगा ना। देखो मैंने पहले सिंटैक्स लिखा है, तो बस इस क्वेरी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे बिगिन और एंड ब्लॉक में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको रन करेंगे तो हर बार पार्ट टू का और पार्ट टू बैम्फोर्ड की वो टोटल सैलरी शो करेगा, लेकिन मुझे पार्ट टू की चाहिए हर बार। मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज होना चाहिए, तो पैरामीटर यहाँ पे दोगे, इनपुट पैरामीटर देना है इन p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, डेटा टाइप क्या है, var कैर, ठीक है, कॉमा फिर से इन p अंडरस्कोर लास्ट नेम, डेटा टाइप var कैर। अब ये फर्स्ट नेम कहाँ पे पास होना चाहिए, वेयर में फर्स्ट नेम की जगह पे, तो यहाँ पे p अंडरस्कोर फर्स्ट नेम जाएगा हमारा फर्स्ट नेम, और p अंडरस्कोर लास्ट नेम जाएगा यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है।
क्लियर है? अब बस इस क्वेरी को रन कर दो, रिफ्रेश। ईएमपी इन्फो नाम का एक प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब इसको रन कैसे करेंगे? कॉल ईएमपी इन्फो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब देखो, कॉल कर रहा हूँ ईएमपी इन्फो ओपन क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर कितने पैरामीटर है? दो पैरामीटर। तो दो पैरामीटर इधर भी पास करने होंगे आपको। लेकिन जब हम वैल्यू इंसर्ट करते थे तो कंडीशन क्या थी? जो कॉलम की सीक्वेंस रहेंगी उसी सीक्वेंस में हम वैल्यू इंसर्ट करते थे। यहाँ पर भी वैसे ही, जिस सीक्वेंस में पैरामीटर है ना उसी सीक्वेंस में वैल्यू आएगी। मतलब जो फर्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी? फर्स्ट नेम की। अगर यहाँ पे आपने मतलब सरनेम मतलब लास्ट नेम डाला तो वो कॉलम लास्ट नेम वैल्यू फर्स्ट नेम कॉलम में सर्च करेगा। क्वेरी रन हो जाएगी लेकिन आउटपुट नल आ जाएगा, क्योंकि लास्ट नेम की वैल्यू आपको फर्स्ट नेम में मैचिंग मिलेगा क्या? तो मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम डालता हूँ पहले, लास्ट नेम है। यस, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। मैं एक नाम लेता हूँ यहाँ से एम्प्लॉयज टेबल से। क्रिस्टियन का नाम लेते, ठीक है। इसको हमने नाम कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। देखो, आप क्वेरी को कॉल करके भी रन कर सकते हो या फिर प्रोसीजर को यहाँ से भी रन कर सकते हो। मैं ईएमपी इन्फो को यहाँ से रन करता हूँ। देखो, यहाँ पे प्रेस करेंगे, पैरामीटर डालना है, इनपुट आउटपुट। फर्स्ट नेम क्या है हमारा? क्रिस्टियन। ओके, लास्ट नेम क्या है? ओके, और एग्जीक्यूट। क्लियर है सब? इनपुट पैरामीटर का यूज समझ में आ गया? अब थर्ड है हमारा स्टोर प्रोसीजर वी इन एंड आउट पैरामीटर। ओके, जैसे हमने इनपुट पैरामीटर देखा, अब हमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों पैरामीटर देखो। देखो, हमने कुछ इनपुट दिया था, इनपुट का कुछ हमें आउटपुट मतलब एक टेबल आ रहा है मल्टीपल वैल्यूज। लेकिन अब मान लो मुझे इनपुट में दे रहा हूँ और आउटपुट में अगर आपको सिंगल वैल्यू भी चाहिए और वो वैल्यू आपको स्टोर करनी है कहीं पे, तब हम आउटपुट पैरामीटर का यूज करेंगे। मतलब सिंपल, मैं फिर से क्या करूंगा, मैं एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ, ईएमपी इन्फो 2 नाम की एक प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ, जिसमें मैं एम्प्लॉय नंबर क्या करूंगा, इनपुट में दूंगा। और उस एम्प्लॉय के लिए मुझे उसकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी है। ठीक है, एवरेज सैलरी फाइंड करनी, मैं एम्प्लॉय नंबर इनपुट में दूंगा, उसकी एवरेज सैलरी फाइंड करनी, और ये एवरेज सैलरी मुझे एक वेरिएबल में स्टोर करनी है। अब देखो, वेरिएबल में आप वैल्यू क्यों स्टोर करते हो? कोई मतलब इसका जो आउटपुट आएगा उसको मैं एक जगह पे स्टोर करके रखूंगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में उसके ऊपर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे। मतलब उसकी जो टोटल सैलरी रहेगी उसमें मुझे 10% की हाइक देनी होगी, या फिर एवरेज सैलरी फाइंड करो, मतलब उस वैल्यू के ऊपर मुझे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने। तो एक वेरिएबल लगेगा जिसमें हम स्टोर करके रखेंगे, तब हम यूज करते हैं आउटपुट पैरामीटर। सीक्वेंस सेम रहेगी। यहाँ पे एवरेज सैलरी जगह चलो टोटल सैलरी लेते हैं, ठीक है। मैं सेम क्वेरी को कॉपी करता हूँ। ओके, देखो, a इज इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या होता है? a एक वेरिएबल है जिसमें आपने 100 वैल्यू स्टोर की। a वेरिएबल मतलब क्या है? मतलब मेमोरी लोकेशन का एक नाम है ना। मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, a इज इक्वल टू 100 कॉमा 200? ये रन नहीं होगा, क्योंकि आप एक वेरिएबल है उसमें एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने तो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट टपल, राइट। इसलिए यहाँ पर भी आप एक ही वैल्यू स्टोर कर पाओगे, तो आउटपुट आपको एक ही आना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा है? देखो, 4 कॉलम है ना, तो आउटपुट एक ही चाहिए। मतलब मैं अब सिर्फ टोटल सैलरी लूंगा, ठीक है। इनपुट पैरामीटर मुझे क्या पास करना है? एम्प्लॉय नंबर करना है। देखो, तो इनपुट पैरामीटर में करता हूँ इनपुट पी अंडरस्कोर, डेटा टाइप इंट, प्रोसीजर का नाम है ईएमपी इनपुट 2 नाम। इनपुट पैरामीटर हो गया। अब आउटपुट पैरामीटर मेंशन करना, आउट। इसमें क्या स्टोर करना है हमें? जो हमारा आउटपुट आएगा। तो मैं आउटपुट पैरामीटर देता हूँ पी अंडरस्कोर टोटल सैलरी। इसका डेटा टाइप क्या रहेगा? इंट। क्लियर है? अब इसमें आपको क्या स्टोर करना है? टोटल सैलरी। कौन से? यहाँ पे फाइंड हो क्या रहे, तो बस इनटू
किस में स्टोर करनी है ये टोटल सैलरी? पी अंडरस्कोर टोटल सैलरी। देखो यही आपका आउटपुट आ रहा है, और इसी आउटपुट को मैं इनटू स्टोर कर रहा हूँ इस आउटपुट पैरामीटर में। वेरी क्लियर है सबको? बस इतना ही चेंज है, मैंने एक आउटपुट पैरामीटर लिखा और उसमें मैं आउटपुट स्टोर कर रहा हूँ। बस इसको रन कर दो, प्रोसीजर क्रिएट हो गई emp info2 नाम की। रन कैसे करेंगे? और emp info2। यस सॉरी, हमने अभी नीचे चेंज नहीं किया ना, राइट। यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? इसको हटा के e डॉट emp नंबर इज इक्वल टू p अंडरस्कोर emp नंबर। क्लियर है? अब ये इनपुट पैरामीटर यहाँ पे जाएगा वेयर में। अब क्लियर है सबको? अब इसके लिए हमें फिर ज्वाइन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ठीक है चलो रहने दो ज्वाइन। कि अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। emp info नाम का emp info2 नाम की एक प्रोसीजर क्रिएट हो गई। कॉल करेंगे, कॉल emp info2 ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। पैरामीटर कितने हैं? दो, एक इनपुट है एक आउटपुट है। इनपुट पैरामीटर क्या है हमारा? एम्प्लॉय नंबर। तो आपको कौन से एम्प्लॉय की टोटल सैलरी देखनी है? फॉर एग्जाम्पल 10,001। ओके, कॉमा करके दूसरा पैरामीटर क्या है? आउटपुट। मतलब आउटपुट पैरामीटर मतलब उसमें आपको वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब वेरिएबल लगेगा। तो आपके पास अभी वेरिएबल है क्या कोई? पहले आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे? देखो, सेट एट द रेट वी अंडरस्कोर टोटल सैलरी इज इक्वल टू। अब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब इनिशियली उसमें कुछ वैल्यू तो स्टोर करनी होगी। ब्लैंक वेरिएबल नहीं स्टोर करेंगे, तो मैं जीरो डालता हूँ। सेट कीवर्ड है वेरिएबल क्रिएट करने के, सेट एट द रेट। और मैंने यहाँ पे वेरिएबल इसलिए वी अंडरस्कोर टोटल सैलरी उसका एक नाम दिया। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट किया। अब इस वेरिएबल में आपको क्या स्टोर करना है? टोटल सैलरी। अब टोटल सैलरी स्टोर करने के लिए इसको कहाँ पे मेंशन करना होगा? आउटपुट पैरामीटर की जगह पे। तो आउटपुट पैरामीटर सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे हमारा हमारा आएगा एट द रेट टोटल सैलरी। अब ये कैसे देखो सीक्वेंस क्या है? पहले हमारा इनपुट पैरामीटर था, फिर आउटपुट पैरामीटर है। तो इनपुट पैरामीटर 10,000 था, ये यहाँ पे पास होगा। अब 10,000 यहाँ से आपका वेयर कंडीशन में जाएगा। तो वेयर कंडीशन में जैसे 10,001 जाएगा, तो 10,001 के लिए वो टोटल सैलरी फाइंड करके देगा। और ये टोटल सैलरी कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? पी अंडरस्कोर टोटल सैलरी में। तो पी अंडरस्कोर टोटल सैलरी हमारा सेकंड पैरामीटर है, और सेकंड पैरामीटर के जब हमने क्या डाला है? पी अंडरस्कोर टोटल सैलरी। तो इसमें आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? 10,001 की टोटल सैलरी इसमें स्टोर हो जाएगी। बस उस वेरिएबल को वैल्यू देखना है, तो सिलेक्ट एट द रेट वी टोटल सैलरी। अब तीन क्वेरी लिखिए। देखो सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। वेरिएबल क्रिएट हो गया। पहले वैल्यू चेक करो वेरिएबल की, जीरो है क्या? जीरो वैल्यू है वेरिएबल की। अब मैं रन करता हूँ प्रोसीजर। अब बताओ वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? 10,001 की टोटल सैलरी इसमें स्टोर हो गई होगी। चेक करो। अब कॉलम का नाम चेंज कर सकते हो आप यहाँ से। कैसे करेंगे? यहाँ पे एड्स टोटल सैलरी कर दो सिर्फ। यस, सिंटैक्स है उससे वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कौन सा? ये, हाँ, ये कॉलम नहीं, ये वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल मतलब देखो, अब मुझे एक वैल्यू स्टोर करनी थी 100, तो मैंने क्या किया था? पाइथन सी सी प्लस प्लस में क्या करोगे? ए इज इक्वल टू 100। तो एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया जिसमें 100 वैल्यू स्टोर कर दी, राइट। वैसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना था? एक 10,001 की टोटल सैलरी स्टोर करनी थी, तो वेरिएबल चाहिए ना। वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसकी इनिशियल वैल्यू जीरो थी। अब इस वेरिएबल को पास किया मैंने आउटपुट पैरामीटर की जगह पे। तो ये आप हमारा आउटपुट पैरामीटर है। इनपुट पैरामीटर क्या है? 10,001। आउटपुट पैरामीटर है वी अंडरस्कोर टोटल सैलरी। तो इनपुट पैरामीटर यहाँ पे पास हो जाएगा इसकी जगह पे, आउटपुट पैरामीटर इसकी जगह पे जाएगा। तो इनपुट पैरामीटर में 10,001 की टोटल सैलरी फाइंड होके आ गई, वो स्टोर हो गई आपके आउटपुट पैरामीटर में। देखो यहाँ पे, और आउटपुट पैरामीटर की जगह पे आपने क्या पास किया था? पी अंडरस्कोर टोटल सैलरी। अब मान लो मुझे 11,000 की टोटल सैलरी देखनी है, फिर से आपको वेरिएबल क्रिएट करना होगा। क्योंकि इस वेरिएबल में क्या है अभी?
10,001 की टोटल सैलरी है, और वो मुझे चाहिए ना फ्यूचर में कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं करूंगा। अब मुझे क्या करना है, 11,000 की भी टोटल सैलरी चाहिए, तो क्या करना होगा, फिर से एक वेरिएबल क्रिएट करो, सेट एट द रेट वी टोटल सैलरी 2 इज इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू 0 रखो। अब कॉल करो प्रोसीजर को, कॉल emp info 2, ओके, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, किसकी देखनी है, 11,000। आउटपुट पैरामीटर क्या है, एट द रेट वी टोटल सैल, सॉरी, ओके। अब उसकी वेरिएबल की वैल्यू देखो, एट द रेट वी टोटल सैल। अब देखो वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ, सेकंड वेरिएबल क्रिएट हो गया, उसकी वैल्यू देखो 0 है क्या, ओके। अब प्रोसीजर को कॉल करो, अब उस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो गई, 11,000 की टोटल सैलरी। क्लियर है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी भी बार आप प्रोसीजर को रन कर रहे हो तो हर बार वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ रहा है, हर बार मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर आप प्रोसीजर को रन कर पा रहे हो। तो इस स्टेप को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या है, फंक्शन है, स्टोर फंक्शन करके। इसमें क्या होगा, आपको बस फंक्शन को रन करना है, वो बाय डिफॉल्ट फंक्शन नाम सुने आपने, आप आईटी बैकग्राउंड का कोई आपने, फंक्शन आपने एक नाम सुना होगा, फंक्शन रिटर्न ऑफ वैल्यू। प्रिंट और रिटर्न में डिफरेंस पता है, फंक्शन क्या करेगा, हमेशा आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके लिए आपको हर बार वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं, हम जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे तो फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट कर करेंगे, वो हर बार बस उस वेरिएबल में वैल्यू हमारी चेंज करते जाएगा, ओके। तो देखो, इसी क्वेश्चन को हम फंक्शन से कैसे सॉल्व करेंगे, सेम सिंटेक्स रहेगा, बस क्रिएट प्रोसीजर की जगह पे क्या करेंगे, क्रिएट फंक्शन। अब फंक्शन आपको कुछ आउटपुट नहीं देगा, वो वैल्यू रिटर्न करता है, इसलिए फंक्शन में कभी भी आउटपुट पैरामीटर नहीं आता। अब प्रोसीजर में क्या था, इनपुट भी पैरामीटर थे, आउटपुट भी पैरामीटर थे, इसलिए आपको कौन सा पैरामीटर इनपुट है आउटपुट है वो मेंशन करने के लिए इन एंड आउट मेंशन करना पड़ता था। फंक्शन में सिर्फ इनपुट पैरामीटर रहेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आप जितने भी पैरामीटर दोगे, फंक्शन क्या करेगा, हर पैरामीटर को इनपुट ही डिसाइड करेगा। और यहाँ पे प्रोसीजर की जगह पे लिखो फंक्शन, क्या क्या, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का एक नाम emp info कर 2 करके, और पैरामीटर पास कर रहा हूँ एम्प्लॉय नंबर, ओके। अब मुझे बताओ, इस फंक्शन, ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, वैल्यू, लेकिन कौन सी वैल्यू, आउटपुट क्या आने वाला है इसका, टोटल सैलरी रिटर्न करेगा ना, टोटल सैलरी, मतलब इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर। यहाँ पे लिख दो फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर, क्या रिटर्न करने वाला है फंक्शन, इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे डिक्लेयर वी अंडरस्कोर टोटल सैलरी, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट। यही हमारा आउटपुट है ना, तो ये रिटर्न करने वाला डेटा टाइप और ये हमारा जो आउटपुट जिसमें स्टोर होगा, ये डेटा टाइप दोनों मैच होने चाहिए। अब आपको इस वेरिएबल में क्या स्टोर करना है, टोटल सैलरी, बस इसमें लिख दो यहाँ पे इनटू वी टोटल सैलरी। क्लियर है, देखो एक फंक्शन क्रिएट किया, तो एक वेरिएबल क्रिएट किया, और इस वेरिएबल में हमने आउटपुट वैल्यू स्टोर कर दी। अब वेरिएबल हमने अंदर ही क्रिएट किया, ओके। अब ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, और टोटल सैलरी किसमें स्टोर की हमने, ही टोटल सैलरी, मतलब एट द एंड ये वेरिएबल रिटर्न करना चाहिए इस फंक्शन में, इसी में हमारा आउटपुट स्टोर है ना। तो लास्ट में बस लिखना है यहाँ पे रिटर्न ही टोटल सैलरी। तीन क्वेरी आ गई, देखो पहले तो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, सेकंड क्वेरी हमें जो स्टोर करनी है, सेव करनी है वो क्वेरी, और थर्ड रिटर्न, वो फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इस वेरिएबल को रिटर्न करने वाला है जिसमें हमारा आउटपुट स्टोर। क्लियर है, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, एक एरर आएगा, द फंक्शन हैज नन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक नो एसक्यूएल एंड रीड एसक्यूएल डेटा। अब ये एरर क्यों आता है, मैंने इस फंक्शन को 10,001 पास किया, तो वो क्या करेगा, 10,001 की टोटल सैलरी फाइंड करके मुझे रिटर्न करेगा इस वेरिएबल में। मैंने नेक्स्ट दिन उसको फिर से 10,001 किया, तो आउटपुट सेम आएगा या अलग आएगा, मैंने आज इसको 10,001 पास किया, ठीक है, तो उसने क्या किया, 10,001 की टोटल सैलरी मान लो 50,000 आ गई,
अगले दिन मैंने फिर से इसको 10,000 पास किया, तो सम ऑफ सैलरी कितनी आएगी? 1 लाख कैसे आएगी? सेम ही आएगी ना, सेम ही आएगी ना, वो हर बार उसी फंक्शन में वैल्यू करेगा ना, रिटर्न करेगा। देखो मैंने अभी 10,001 दिया है, तो क्या करेगा फंक्शन, मतलब क्या, फिर से टोटल पूरा रन होगा ना, ये फिर से वेरिएबल क्रिएट करेगा, फिर एक क्वेरी रन होगी और फिर वो रिटर्न करेगा। 50,000 आ गए। नेक्स्ट दिन मैंने फिर से फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन क्या करेगा, फिर से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, फिर एक क्वेरी रन करेगा, फिर से वो 50,000 इसमें स्टोर करेगा। मतलब जब तक मैं इनपुट सेम दे रहा हूँ, आउटपुट सेम आ रहा है ना, इनपुट सेम, जब जब तक मैं इनपुट चेंज नहीं करूंगा आउटपुट चेंज हो जाएगा क्या? इसलिए फंक्शन में यहाँ पे एक कीवर्ड आता है डिटर्मिनिस्टिक। मतलब जब तक इनपुट सेम रहेगा आपका आउटपुट सेम आना चाहिए। तो 3 कीवर्ड में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, डिटर्मिनिस्टिक, नो एसक्यूएल और रीड एसक्यूएल डेटा। देखो यहाँ पे आएगा नीचे 3 कीवर्ड, डिटर्मिनिस्टिक, नो एसक्यूएल, रीड एसक्यूएल डेटा। ठीक है, तो मैं डिटर्मिनिस्टिक प्रेफर करता हूँ। ठीक है, बस इस क्वेरी को रन कर दो, फंक्शन क्रिएट हो गया, वो आपको दिखेगा यहाँ पे फंक्शन के सेक्शन। ठीक है, कौन से नाम का फंक्शन क्रिएट किया है? emp info 2 नाम का। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, emp info 2। रन कैसे करेंगे इसको? हम प्रोसीजर को कॉल करते हैं, फंक्शन को हम सीधा सिलेक्ट करेंगे। हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे, फंक्शन को हम कहाँ पे लिखते थे? सिलेक्ट के अंदर ना, सिलेक्ट सम ऑफ सेट, यही पे देखो ना, सिलेक्ट, ये भी फंक्शन ही है ना हमारे, लेकिन ये क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है। इनबिल्ट मतलब सम का पहले से सम फंक्शन को डेवलप करके रखा है। और ये जो हमने फंक्शन क्रिएट किया, ये क्या, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना। हमने एक फंक्शन क्रिएट किया emp info 2 नाम का। अब इसको क्या काम करना है ये हमने डिसाइड किया ना, इस फंक्शन को क्या काम करना है। लेकिन एसक्यूएल ने पहले से एक सम फंक्शन क्रिएट करके रखा है, उसको पहले से एक टास्क दिया है कि सम मतलब क्या करना है, एडिशन करना है। तो ये क्या, इनबिल्ट फंक्शन है। ये कौन सा है? यूजर डिफाइंड। तो फंक्शन को कहाँ पे मेंशन करेंगे? सीधा हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट फंक्शन का नाम क्या है? emp info 2, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। पैरामीटर क्या है? इनपुट पैरामीटर एम्प्लॉय नंबर है, तो 10,001। emp इनपुट उसकी टोटल सैलरी, इसका नाम चेंज कर सकते हो एज टोटल सैलरी। हाँ देखो ना, सिलेक्ट emp info टू 10,002। तो हमेशा याद रखो इंटरव्यू में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन? क्या क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर में इन एंड आउट पैरामीटर होते हैं, फंक्शन में सिर्फ इनपुट पैरामीटर होते हैं। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न करता है क्या? नहीं। को प्रोसीजर को रन करने के लिए कॉल मेथड यूज करनी पड़ती है, फंक्शन को हम क्या करते हैं? सीधा सिलेक्ट। प्रोसीजर को सिलेक्ट करते हैं क्या? नहीं। प्रोसीजर को हमने सिलेक्ट के अंदर लिखा था क्या कभी? प्रोसीजर को कॉल करना पड़ रहा है ना, फंक्शन को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते। क्लियर है सब? ये समझ में आ रहा है? सिंटेक्स देखो क्या था, सिर्फ यहाँ पे प्रोसीजर था, हमने फंक्शन किया। अब प्रोसीजर में आउटपुट पैरामीटर था, लेकिन फंक्शन में हमने क्या किया, उस आउटपुट को रिटर्न कर रहे हैं, मतलब वो रिटर्न करेगा एक वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है? मतलब हाँ नहीं, ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन हमने बस एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, अभी तक इसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं। हाँ जैसे ही हमारी ये क्वेरी रन हो जाएगी तब इसमें स्टोर हो जाएगा। अब देखो इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक फिर भी एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। फंक्शन जो वेरिएबल है ना, उसके कुछ टाइप एसक्यूएल में, जैसे लोकल वेरिएबल, ठीक है, सेशन वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अब लोकल मतलब क्या? लोकल जैसे हम बोलते हैं आप लोकल हो क्या, पुणे से, मतलब आप पुणे एरिया से हो। लोकल वेरिएबल मतलब उसका एक सर्टेन लिमिट रहेगा, उसके अंदर ही वर्क करेगा। जैसे ये हमारा लोकल वेरिएबल है, ये बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में ही वर्क करेगा। अगर मैं सिलेक्ट वी अंडरस्कोर टोटल सैलरी बाहर करता हूँ, एक्सेस हो रहा है क्या वेरिएबल? मतलब इसका यूज क्या है, ये सिर्फ यही तक एक्सेस हो सकता है, इसके बीच में, बिगिन और एंड ब्लॉक के बीच में। इसको आप बाहर नहीं, ये लोकल वेरिएबल है, उसको आपको अगर क्रिएट करना है तो डिक्लेयर कीवर्ड यूज हो। अब सेशन मतलब क्या?
सेशन मतलब मैंने देखो अब डेटाबेस के साथ मैंने कनेक्शन किया है, तो ये मेरा सेशन है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका सेशन है, मतलब मेरे और डेटाबेस के बीच में जो कनेक्शन है ना, उसको एक सेशन बोलेंगे। तो ये हमारा एक सेशन है। तो थ्रू आउट सेशन में कहीं पर भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे हमने ऊपर एक वेरिएबल क्रिएट किया था, देखो, सिलेक्ट @v टोटल सेल टू। देखो इसको फिर से रन कर पा रहा हूँ मैं, कहीं पर भी ऊपर क्रिएट किया था, यहाँ पर भी फिर से रन किया। ये क्या है हमारा सेशन वेरिएबल। इस सेशन में थ्रू आउट कहीं पर भी यूज कर सकते हो। हाँ, लेकिन जैसे मैं एक नया सेशन क्रिएट करूंगा, यहाँ पर उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। या फिर ये जो बाकी के जो सेशन है, कनेक्शन, ये अलग कनेक्शन, मैं अगर इसमें उसको एक्सेस करूंगा, ठीक है, सिलेक्ट @v टोटल सेल टू, ठीक है। देखो क्या आ रहा है, एक्सेस हो पा रहा है कि नल है ना, मतलब इसको दूसरे सेशन में आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये सिर्फ इसी सेशन के लिए वैलिड रहेगा। और थर्ड एक ग्लोबल, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, वो ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन देखो लोकल और सेशन वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल कुछ स्पेसिफिक वेरिएबल है जिसको ग्लोबल बोल सकते हैं, जिसको आप इस सेशन में यूज करो, इस सेशन में करो, वो सभी के लिए सेम रहे। जैसे सेट, हमारे पास एक मैक्स कनेक्शन करके, यहाँ पे देखो हम क्या है, अलग अलग कनेक्शन बिल्ड किए मैंने हर एक बैच के लिए। नया कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जाऊंगा तो एक नया कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। कि मान लो एक एडमिन टीम है, उसने वो जब आपको लैपटॉप वगैरह देगी, एक्सेसरीज देंगी, तो वो क्या करेगा सेट मैक्स कनेक्शन 2 करके रखेगा। तो इसमें आप मैक्स सिर्फ 2 ही कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, तीसरा कनेक्शन आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। वो क्रिएट करने के लिए फिर से एडमिन टीम को रिक्वेस्ट सेंड करो, वो फिर आपका एक नया वेरिएबल मैक्स कनेक्शन 3 या फिर 4 सेट करके देगा। वो ग्लोबल वेरिएबल, वो हर सेशन में यूज होगा। और इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन बस ये याद रखो लोकल और सेशन कौन सा वेरिएबल, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है फंक्शन और इसका क्या है। एक और डिफरेंस याद रखो, फंक्शन क्या है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने। तो देखो यहाँ पर हमें बस कैलकुलेशन किया है हमने, सम सैलरी। प्रोसीजर में भी सम सैलरी कर रहे थे, लेकिन मल्टीपल आउटपुट चाहिए, वो टास्क था, एक पूरा एक टास्क परफॉर्म कर रहा है। फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ कैलकुलेशन परफॉर्म के लिए फंक्शन यूज करेंगे। अगर एक टास्क परफॉर्म करना है तो क्या करेंगे, प्रोसीजर क्रिएट, प्रोसीजर का यूज करेंगे। दोनों में और क्या डिफरेंस है, प्रोसीजर में इनपुट आउटपुट दोनों पैरामीटर होते हैं, फंक्शन में सिर्फ इनपुट पैरामीटर। हाँ, सिंगल वैल्यू सिर्फ आउटपुट में। ओके। अब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोसीजर फंक्शन में एक ही पैरामीटर आएगा, मल्टीपल इनपुट दे सकते हो आप। यहाँ पे सेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी इनपुट दे सकते हो, फिर वेयर में कंडीशन चेंज हो जाएगी, ए डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू पी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। इनपुट पैरामीटर कितने भी रहने दो चलता है, लेकिन आउटपुट जो आएगा फंक्शन एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, हमेशा याद रखो फंक्शन हमेशा सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दूंगा उसके लिए टोटल वैल्यू एक ही आएगी ना। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ। स्टोर रूटीन में हमने क्या देखा है, स्टोर प्रोसीजर स्टोर फंक्शन। स्टोर प्रोसीजर में हमने स्टेप बाय स्टेप देखा, स्टोर प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, स्टोर प्रोसीजर विद इन पैरामीटर, स्टोर प्रोसीजर विद इन एंड आउट पैरामीटर के। उसके बाद हमने स्टोर फंक्शन देखा। देखो फंक्शन के दो टाइप होते हैं, कौन से, यूजर डिफाइन एंड इनबिल्ट। इनबिल्ट फंक्शन हमने कौन से देखे, सम मीन मैक्स एवरेज। ये जो हमने क्रिएट किया ये कौन सा था, यूजर डिफाइन, जो हमने क्रिएट किया है ना इस फंक्शन को, ये यूजर डिफाइन फंक्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कुछ डाउट। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा विंडो फंक्शन का। एग्रीगेट फंक्शन देखे हमने, सम मीन मैक्स एवरेज काउंट, मतलब उस फंक्शन का पहले से कुछ मीनिंग डिसाइड करके रखा है ना, सेम वैसे ही कुछ एग्रीगेट फंक्शन, सॉरी विंडो फंक्शन। फर्स्ट हमारा विंडो फंक्शन है रो नंबर, सेकंड है रैंक, थर्ड है डेंस रैंक, फोर्थ वन इज लैग, फिफ्थ वन इज लीड। अब हर एक इस फंक्शन का कुछ ना कुछ पहले से मीनिंग सेट करके रखा है।
जैसे रो नंबर, ठीक है, वन बाय वन देखते हैं पहले क्या होता है। रो नंबर नाम सुनकर क्या लग रहा है आपको, क्या करेगा ये? यस, यूज क्या होगा इसका, रो नंबर? इसको नाम सुनकर क्या लग रहा है आपको? हाँ, लेकिन कौन से रो नंबर पे, इसके लिए पहले आपके पास रो नंबर होना चाहिए। तो रो नंबर फंक्शन क्या करता है, हर एक रो को नंबर देने का काम करेगा। ओके, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज। अगर इस क्वेरी को रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सैलरी टेबल से दो कॉलम एक्सट्रैक्ट होंगे। ओके, एम्प्लॉय नंबर एंड सैलरी। ओके, टोटल रो कितने हैं? 9,67,331। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए। अब एक और कॉलम चाहिए मतलब सिलेक्ट में एक और कॉलम ऐड करेंगे। वो कॉलम चाहिए मुझे रो नंबर, मतलब हर एक रो को नंबरिंग देना है। देखो सिंटेक्स देखो क्या है, थर्ड कॉलम में ऐड करता हूँ रो नंबर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। अब मैंने इसको सिलेक्ट के अंदर मेंशन किया, मतलब एक कॉलम का नाम यही आएगा, इसका नाम चेंज करके मैं एज रो नम करता हूँ। ठीक है, तीन कॉलम हो गए। आउटपुट में कौन से तीन कॉलम आएंगे, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, रो नम। क्वेरी को ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रो नम का यूज समझ में आ गया। उसने एक नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5 6, अब तो लास्ट नंबर क्या रहेगा इस रो कॉलम में, जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर आएंगे। 9,67,331। ओके, अब मैं इसी सेम क्वेरी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बस ओवर में एक कंडीशन डालता हूँ, पार्टीशन बाय ईएमपी नंबर। पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड पार्ट करना। किसको पार्टीशन डाल रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, मतलब सेम सेम एम्प्लॉय नंबर के बीच में हम क्या कर रहे हैं, पार्टीशन। जैसे 10,001 और 10,002 मल्टीपल रिकॉर्ड, उनके बीच में पार्टीशन डाल देंगे। मतलब 10,001 को अलग करेंगे, 10,002 को अलग करेंगे, वैसे ही 10,002 और 3 के बीच में भी एक पार्टीशन डाल देंगे। तो देखो, अब मैं दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ। ठीक, ये हमारी फर्स्ट क्वेरी है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेरी जो हमने लिखी थी विदाउट पार्टीशन बाय की, जो फर्स्ट ऊपर वाली, ठीक है, जिसमें देखो हर एक रो को एक नंबरिंग दिया है, 1 से स्टार्ट होगा, लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, 9,67,330। अब ये सेकंड रिजल्ट, कुछ चेंज लग रहा है क्या, सेम ही लग रहा है, सेम ही है ना। लास्ट वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9,67,330। क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब क्यों, देखो 10,001 रो नंबर 1 है, 10,002 1 1 1, जब तक 10,001 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16। ओके, 10,001 70। जैसे ही मेरा 10,002 आ गया, रो नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट हो गया, क्यों हो गया ये, क्योंकि हमने पार्टीशन डाला इसके बीच में। मतलब 10, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, इससे वो समझ में आ रहा है उसको। तो उसने क्या किया, जब तक एम्प्लॉय नंबर सेम चल रहा है, वो क्या कर रहा है, रो नंबर को एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। 10,003 में देखो 10,002, यहाँ तक 10,002 के रिकॉर्ड। उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7 आना चाहिए, लेकिन 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय नंबर चेंज हो गया पार्टीशन में। डिफरेंस क्लियर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। पार्टीशन बाय क्या करेगा, पार्टीशन बाय कौन से कॉलम के ऊपर, क्या एम्प्लॉय नंबर। तो उसने क्या किया, सेम सेम एम्प्लॉय का ग्रुप बना दे। ओके, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, रो नंबरिंग कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी पार्टीशन बाय क्वेरी को कॉपी करता हूँ। पार्टीशन बाय, यहाँ पे एक एड ऑन करता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ओके, अब दोनों क्वेरीज को फिर से साथ में रन करता हूँ।
अब देखो दो कौन सी, पहले तो पार्टीशन वाली है, सेकंड पार्टीशन विथ ऑर्डर बाय। ये पार्टीशन की क्वेरी, जैसे हमारा एम्प्लॉय नंबर चेंज हो रहा है, रो नंबर फिर से वन से स्टार्ट हो रहा है। सेम इसमें भी पार्टीशन बाय है, तो एम्प्लॉय नंबर जैसे चेंज होगा, रो नंबर फिर से वन से स्टार्ट होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा देखो, पार्टीशन बाय के बाद ऑर्डर बाय ना, मतलब पहले वो पार्टीशन करेगा। अब ऑर्डर बाय क्या करता था, मैंने सैलरी कॉलम पे, जब हम नॉर्मली ऑर्डर बाय लगाएंगे तो वो क्या करेगा, पूरे सैलरी कॉलम को असेंडिंग डिसेंडिंग में फिल्टर आउट करेगा। लेकिन अब ये पूरे कॉलम को नहीं करेगा, वो एम्प्लॉय नंबर वाइज करेगा। पार्टीशन बाय ना, पहले 10,001 की सबसे हाईएस्ट सैलरी ऊपर आ जाएगी, पहले 10,001 के रिकॉर्ड को ऑर्डर बाय करेगा डिसेंडिंग, फिर 10,002 के रिकॉर्ड को सेपरेटली डिसेंडिंग ऑर्डर बाय करेगा। 10,001 की मुझे बताओ सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है 10,001 की? देखो यहाँ पे ये है ना, 88,958, रो नंबर कितना है? अगर अब मैं 10 पहले पार्टीशन बाय करेंगे तो पार्टीशन बाय हो गया, क्योंकि देखो एम्प्लॉय नंबर चेंज हो रहा है तो रो नंबर फिर से वन से। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग क्या है, मतलब ये वैल्यू सबसे ऊपर आनी चाहिए, और उसको रो नंबर कितना रहेगा फिर, वन। देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड में 10,001, 88,958 वन है। फिर ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ये उसके नीचे, ऐसे करते करते लास्ट वैल्यू क्या रहेगी, सबसे लोवेस्ट वैल्यू 10,000। फिर सेम फंक्शन 10,002 के लिए भी वर्क करेगा। 10,002 की ये क्या है, हाईएस्ट सैलरी रहेगी। 10,003 की हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, एक मिनट, एक मिनट वो देखेंगे। देखो 10,003 की हाईएस्ट सैलरी बताओ मुझे कौन सी है, 43,699। 10,004 की कौन सी है, 74,057। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जहां पर भी रो नंबर वन आ रहा है, वो उस एम्प्लॉय की, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी है। रो नंबर वन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि सैलरी को हमने क्या किया, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया ना। मतलब जहां पर भी रो नंबर वन रहेगा, वो उस एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी। तो अगर मुझे हर एक एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू, कंडीशन लगाएंगे। लेकिन मुझे बताओ, वेयर में अगर कंडीशन लगाएंगे तो रो नंबर नाम का कॉलम पहले से प्रेजेंट है क्या हमारे पास, नहीं है ना। तो मतलब ये वाला पहले हमारे पास टेबल होना चाहिए, ये टेबल अगर प्रेजेंट रहेगा तभी इसके कॉलम के ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं। वेयर का रूल ही है ना, हमने तीन रूल देखे थे, फाइंड द कंडीशन, ओके, त्यानंतर फाइंड कंडीशनल कॉलम और चेक कंडीशनल कॉलम प्रेजेंट इन अ टेबल और नॉट, राइट। पहले हम इसको टेबल बनाएंगे। अब टेबल इसको कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल करेंगे तो वन, हर एक रिकॉर्ड को आपको इंसर्ट करना पड़ेगा वन बाय वन। तो देखो, टेबल को आप कहाँ पे मेंशन करते हो, टेबल का नाम कहाँ पे लिखते हो, फ्रॉम के अंदर टेबल नेम मेंशन करते हो। सिलेक्ट में कॉलम नेम आएंगे, फ्रॉम में क्या आता है, इस क्वेरी का आउटपुट ये है, इसी आउटपुट को हमें टेबल बनाना है। तो मैं इस आउटपुट को अगर फ्रॉम के अंदर लिखूंगा तो फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम में क्या लिखते हैं हम, टेबल नेम। तो लिखा ना मैंने, ये टेबल हो गया। इस टेबल को नाम देता हूँ एज ए, मतलब फ्रॉम ए, एक टेबल हो गया। अब इस टेबल से आपको कौन सा डेटा चाहिए, सिलेक्ट करो। सिलेक्ट, मुझे क्या डेटा चाहिए, एम्प्लॉय नंबर चाहिए, सैलरी चाहिए। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी। अब आप एम्प्लॉय नंबर और सैलरी कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हो, टेबल ए से ना। यहाँ पे क्या है, ए डॉट एम पी नंबर, ए डॉट सैलरी, फ्रॉम टेबल ए, और ये टेबल ये है। इस क्वेरी को रन करेंगे, ये आउटपुट आएगा, इसको हमने ये टेबल बोला है। ये क्या लिखा है मैंने, सब क्वेरी है ना, देखो सिलेक्ट फ्रॉम, फिर से सिलेक्ट आ गया। कौन से वे से राइट किए, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम क्लॉज। देखो फ्रॉम के अंदर मैंने सब क्वेरी लिखी है। अब दो पार्ट है, इनर क्वेरी आउटर क्वेरी। सबसे पहले कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, तो सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, इसका आउटपुट ये आएगा, और इसको हमने फ्रॉम के अंदर लिखा है, मतलब ये एज अ टेबल करके वर्क करेगी। इस टेबल को हमने नाम क्या दिया है, ए। इस टेबल से मैं एम्प्लॉय नंबर कॉलम ले रहा हूँ, सैलरी कॉलम ले रहा हूँ, बस। इसके बाद वेयर की कंडीशन डालनी है मुझे, ए डॉट रो नम इज इक्वल टू वन। इससे क्या हो जाएगा, हर एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी फाइंड हो जाएगी।
देखो हर एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी 10,001 की यही थी ना, 88,950। हर एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी आ गई। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना हर एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी। उसके लिए तो हमारे पास मैक्स फंक्शन, इतना डिफिकल्ट क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर मैक्स ऑफ सैलरी एज हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी। ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या? ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की चाहिए ना। बस ये इजी है ना, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, 10,000 88,000 सेम आउटपुट है। मतलब हर एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है, ये क्वेरी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं देखो हमने इस क्वेरी को देखो, ये नॉर्मल हमारे रो नंबर की 10,001 की हाईएस्ट सैलरी ये थी। ओके, 10,002 की हाईएस्ट सैलरी कौन सी है? ये 10,002 की हाईएस्ट सैलरी। 10,001 की सेकंड हाईएस्ट कौन सी सैलरी? 85,112। 10,002 की कौन सी है? 72,963। मतलब जहां पर भी रो नंबर 2 आ रहा है वो उस एम्प्लॉय की क्या है? सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो मुझे बताओ, हर एक एम्प्लॉय की अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो इस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ से तो सिर्फ मैक्स सैलरी, मैक्स एग्रीगेट फंक्शन मैक्स ही फाइंड होगा। फिर सेकंड हाईएस्ट के लिए कैसे करें? फिर यही मेथड यूज करनी होगी। कैसे करेंगे? सिंपल, वेयर ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 2 कर दो, क्या हो जाएगा? सेकंड हाईएस्ट। अगर थर्ड हाईएस्ट पूछेंगे तो ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 3। यही क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है, नोट डाउन कर लो। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, या फिर nth हाईएस्ट पूछेंगे, नंबर चेंज हो जाएगा, 3 पूछेंगे, थर्ड हाईएस्ट पूछेंगे, सेकंड पूछेंगे या फोर्थ हाईएस्ट पूछेंगे। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, वेयर कंडीशन में वो नंबर चेंज करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? सेम क्वेरी को मैं यहाँ पे भी रन करूंगा, देखो। और सेकंड हाईएस्ट चाहिए तो मैं बस यहाँ पे रो नंबर इज इक्वल टू 2 करता हूँ, ठीक है। इस क्वेरी को रन करेंगे। देखो 10,001 की कौन सी है? 85,112। यही है क्या? चेक करो कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे? 10,001 की क्या आ रही है? 85,112। देखो 10,001 की 85,112 सेकंड हाईएस्ट है। थर्ड हाईएस्ट कितनी है उसकी? 85,097। अगर मैं थर्ड हाईएस्ट निकालता हूँ हर एक एम्प्लॉयज की, तो 85,097 10,001 की आनी चाहिए। क्लियर है? रो नंबर का यूज समझ में आ रहा है कैसे करेंगे? सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड। ये तो हो गया हर एक एम्प्लॉयज के लिए। हर एक एम्प्लॉयज के लिए हाईएस्ट सैलरी फाइंड करने तो इजी, हमारे पास मैक्स फंक्शन। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल। ये कैसे करेंगे? क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, क्या फाइंड करना है। सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी एज हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम, ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या? किसके ऊपर? ग्रुप बाय क्यों करेंगे? पूरे टेबल में से आपको मैक्स सैलरी फाइंड करनी है, हर एक एम्प्लॉयज की नहीं करनी। हर एक एम्प्लॉयज करनी है तो एम्प्लॉय नंबर आएगा, ग्रुप बाय करेंगे। मुझे पूरे टेबल से चाहिए तो हो गया ना, मैक्स सैलरी है इस सभी पूरे टेबल से। अब मुझे फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल, पूरे टेबल में से कैसे करेंगे? याद आ रहा है? सब क्वेरी से देखा था। सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट करके इनर क्वेरी में डालेंगे, वेयर सैलरी लेस देन दिस सैलरी। हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, मेरे पास सैलरी है 10 20 30 40 50। 50 हमारी मैक्स सैलरी है। 50 से लेस देन कौन से है? 10 20 30 40। और उसमें से फिर से मैक्स निकालेंगे तो 40 आ जाएगा, वही हमारी सेकंड हाईएस्ट है। या फिर सीधा पूरे टेबल में से सेकंड हाईएस्ट फाइंड करनी है तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्टीशन बाय लगा रहे हैं, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर रहे सैलरी को। अगर मैं पार्टीशन बाय हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ अब क्या करेगा, सैलरी को ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करेगा।
मतलब एम्प्लॉय नंबर चेंज होने के बाद वो रो नंबर चेंज नहीं करेगा। अब क्या करेगा वो, वन से लेके लास्ट तक जितने रिकॉर्ड है सबको एक नंबर देगा। तो ये क्या है, हाईएस्ट सैलरी है। वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1, हाईएस्ट सैलरी हो गई पूरे टेबल में से। वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 2, सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूरे टेबल में से। लेकिन ये वेयर कंडीशन में डालने के लिए पहले इसको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस क्वेरी को सब क्वेरी में डाल दो, फ्रॉम के अंदर लिख दो। क्वेश्चन का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, इस क्वेश्चन में और फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज एंड फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। डिफरेंस क्लियर है। रो नंबर समझ में आ गया क्या यूज है। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है सेम क्वेश्चन रहेगा, और ज्यादातर आपको सेकंड हाईएस्ट ही पूछे, लेकिन फिर भी अगर थर्ड या फोर्थ पूछते तो सेम क्वेरी रहेगी, बस वेयर में कंडीशन चेंज हो जाएगी, रो नंबर इज इक्वल टू 3 या फिर 4। ओके, इसमें कुछ डाउट रो नंबर में। नेक्स्ट है हमारा रैंक एंड डेंस रैंक। रैंक और डेंस रैंक, ये नाम कहीं पे सुना है आपने। यस, हाँ रैंक नाम सुना होगा ना कॉलेज में, रिजल्ट के दिन फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। तो अगर मैं सैलरी के बेसिस पे रैंक दूंगा तो मतलब रैंक वन किसको आएगी, जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी रहेगी उसको रैंक वन दूंगा। मान लो मेरे पास 50,000 वाला एक आदमी है, फिर एक एम्प्लॉयज है, फिर 40,000 वाला एक है, उसके बाद 30,000 वाला एक है, फिर से 30,000 वाला है। तो मुझे बताओ रैंक वन किसकी आएगी, 50,000 की है रैंक। ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास 20,000 वाला भी है, इसकी रैंक वन। रैंक टू किसकी है, 40,000 की रैंक टू। अब रैंक थ्री किसको देंगे, दो लोग है मेरे पास, फिर पॉइंट में कैसे रैंक देंगे, दोनों को भी रैंक देंगे ना हम। ओलंपिक में भी देखा होगा ना आपने, एक दो लोगों को सेम मेडल देते हैं ना, अगर दोनों का स्कोर सेम है तो इन दोनों को भी रैंक क्या आएगा, थ्री थ्री। लेकिन नेक्स्ट रैंक क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ये क्या आएगा फिर, फोर्थ आएगा ना। एक्चुअल में ऐसे होता है ना, वन टू दोनों को सेम है तो थ्री थ्री और बाद में फोर। लेकिन यहाँ पे रैंक में क्या होगा, देखो वन टू थ्री थ्री, थ्री रिपीट हुआ है ना, और एक्चुअली इसका नंबर क्या आना चाहिए था, फाइव आना चाहिए ना, तो यहाँ पे इसको फाइव देंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे रैंक क्या हो गई, टाई हो गई। तो जब भी रैंक टाई हो जाएगी तो वो नेक्स्ट रैंक एक नंबर स्किप करके देगा। अगर यहाँ पे थ्री एक और बार रहेगा तो ये नेक्स्ट रैंक क्या आती, सिक्स आएगी। ये काम कौन करेगा, रैंक। लेकिन डेंस रैंक क्या करेगा, डेंस रैंक मतलब डू नॉट स्किप, वो क्या करेगा, वन टू थ्री थ्री फोर, फोर करेगा, स्किप नहीं करेगा वो नंबर। यही डिफरेंस है दोनों। क्वेरी में देखते हैं हम कैसे करेंगे। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज। अब रैंक और डेंस रैंक को आपको समझने के लिए हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड होने चाहिए जहां पर दोनों ईयर की सैलरी सेम इंक्रीज नहीं हुई है। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है, एक कंडीशन डालता हूँ, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसकी सैलरी को मैं करता हूँ ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। यहाँ पे देखो दो ईयर की सैलरी सेम है ना, तो अब रैंक देखते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर सैलरी, सेकंड कॉलम, अगर थर्ड कॉलम है मेरा रैंक का, सेम जैसे रो नंबर किया था सेम सिंटेक्स है, रो नंबर की जगह पे बस रैंक डाल, रैंक ओपन क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एंड रैंक नंबर फ्रॉम सैलरीज। अब ओवर में मैं कंडीशन डालता हूँ, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, क्योंकि सबसे हाईएस्ट को हमें रैंक वन देना है ना, तो जब ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करेंगे तभी हो जाएगा। देखो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया, ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट वाला, ओके सॉरी हमने सभी एम्प्लॉयज को किया क्या, यहाँ पे वेयर में हमें कंडीशन डालनी थी, वेयर। अभी कंडीशन क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको रैंक और डेंस रैंक समझाना है, और ये एक ही एम्प्लॉयज का सेम मैचिंग है। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर इज, अब यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट वाली सैलरी इसमें से देखो 11,839 की सबसे हाईएस्ट सैलरी ये है, रैंक वन दे दिया। सेकंड हाईएस्ट सैलरी ये है, रैंक टू दे दिया। थर्ड हाईएस्ट के लिए देखो सेम ही सैलरी है दो बार,
तो रैंक 3 3, लेकिन 3 के बाद 4 आना चाहिए, क्या आ रहा है यहाँ पे? ये क्यों कौन करता है? रैंक। अगर इसी में मैं एक और कॉलम ऐड करूंगा, कॉमा करके डेंस रैंक करता हूँ, सेम लाइन को कॉपी करता हूँ, फोर्थ कॉलम ऐड करता हूँ, यहाँ पे रैंक की जगह पे डेंस रैंक, यहाँ पे डेंस रैंक नंबर। सेम क्वेरी को अगर रन करेंगे, रैंक 1 2 3 3, 3 के बाद 5 आ गया, लेकिन डेंस रैंक क्या कर रहा है? 3 3। टाई होने के बाद भी वो स्किप कर रहा है क्या नंबर? डेंस रैंक क्या करता है? हमेशा एक सीक्वेंशियल नंबर देगा आपको, स्किप करेगा। अब इसी में मैं आपको कंपैरिजन के लिए रो नंबर का भी लाइन ऐड करता हूँ, ठीक है? यहाँ पर इसको नाम देता हूँ रो नंबर। अब मुझे बताओ, मुझे 11,000 या फिर मुझे इसकी सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है। कंडीशन क्या डालोगे? वेयर रो नम इज इक्वल टू 2, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी ये फाइंड होके आ जाएगी, राइट? अब मुझे थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो रो नंबर इज इक्वल टू 3, तो रो नंबर इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो आउटपुट यही आएगा ना। लेकिन आउटपुट में दो रोज आनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही है ना। तो फिर तो रैंक के ऊपर डालेंगे, तो वेयर रैंक नंबर इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर मुझे फोर्थ हाईएस्ट चाहिए, तो रैंक नंबर इज इक्वल टू 4 डालेंगे, तो है क्या 4 नंबर इसमें? इसने नंबर स्किप कर दिया ना। तो हमेशा जब भी आपको सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट पूछेंगे ना, डेंस रैंक यूज करो, और उसके ऊपर देखो डेंस रैंक क्या करेगा। अगर डुप्लीकेट है तो दोनों रिकॉर्ड शो करेगा, और वो नंबर भी स्किप नहीं कर रहा है। रो नंबर कब यूज करोगे? पूरे टेबल में से फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए तो पार्टीशन बाय नहीं करना है, सिर्फ ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग कर देंगे। पूरे टेबल में से चाहिए तो रो नंबर को, लेकिन हर एक एम्प्लॉयज के लिए चाहिए तो डेंस रैंक यूज करो। एक और क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, रैंक और डेंस रैंक में, ये क्लियर है? रैंक क्या करेगा? अगर आपकी रैंक टाई हो जाएगी तो नेक्स्ट रैंक एक नंबर स्किप करके, फॉर एग्जांपल मान लो 1 2 3 3 है, नेक्स्ट रैंक क्या आएगी? रैंक यूज करेंगे तो अगर यहाँ पे भी 3 रहेगा तो नेक्स्ट रैंक क्या आएगी? ये रैंक होगा जाएगा। डेंस रैंक कैसे करेगा? 1 2 3 3, नेक्स्ट क्या आएगा? तो यहाँ पर भी 3 रहेगा तो नेक्स्ट फिर भी 4 ही आएगा। कितने भी बार टाई होने दो, नंबर स्किप करेगा क्या? क्लियर है? रैंक, डेंस रैंक। बाद में हमारा लास्ट विंडो फंक्शन है लैग और लीड। लीड कहाँ पे सुना है आपने? हाँ, लीड मतलब दो नंबर को कंपेयर करो तो लीड मतलब जो आगे वाली वैल्यू रहेगी, राइट? लैग मतलब पीछे वाली वैल्यू, मतलब नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करने के लिए लीड। लैग मतलब प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर के लिए। अब ये बहुत यूजफुल है लैग एंड लीड। देखो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड क्यों है? 10,001, 10,002 के हर एक एम्प्लॉय के मल्टीपल रिकॉर्ड क्यों है? ईयर वाइज सैलरी इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो मुझे बताओ, 10,001 की फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी थी? 60,170। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज होगी, कितनी हो गई? 102। मुझे फाइंड करना है उसकी सैलरी कितने से इंक्रीज हो गई। कैसे करोगे? मैन्युअली कैसे करोगे? 62,000 में से 60,000 को माइनस करोगे। ओके, तो फर्स्ट ईयर सैलरी कितने से इंक्रीज हो गई वो आ जाएगा। फिर सेकंड ईयर इंक्रीज कितने से हुई, मतलब इस वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे, सेकंड ईयर कितने से। तो मैन्युअली कैलकुलेट करके बैठोगे तो हर एक नेक्स्ट वैल्यू जो रहेगी उसमें से प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है। तो नेक्स्ट वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? लीड से प्रीवियस वैल्यू फाइंड करेंगे लैग से। देखो दो कॉलम है आउटपुट में, मुझे थर्ड कॉलम चाहिए प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? लैग से। थर्ड कॉलम में लगाता हूँ लैग फंक्शन। कौन से कॉलम के ऊपर लैग लगाएंगे? सैलरी कॉलम के ऊपर, ओवर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग नहीं करूंगा। अगर डिसेंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सैलरी की मतलब सीक्वेंस चेंज हो जाएगी ना। हमें क्या रखना है, जिस इंक्रीमेंट में ऑर्डर है उसी में रखना है ना, क्योंकि ईयर वाइज सैलरी इंक्रीज हो रही है। अगर मैं सैलरी को डिसेंडिंग में करूंगा तो ईयर वाइज सैलरी मतलब वो चेंज हो जाएगी। मुझे इसी सीक्वेंस में रखना है, क्योंकि ये क्या है, हमारी ईयर वाइज इंक्रीज हो रही है इसलिए। तो ऑर्डर बाय नहीं करेंगे, इसको मैं लैग है मतलब प्रीवियस सैलरी।
बस इसको रन कर दो। ओके, यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? क्योंकि यही फर्स्ट सैलरी, इसकी प्रीवियस वाला रिकॉर्ड है क्या? नेक्स्ट ईयर 62 हो गई, तो 62 अब करंट ईयर की सैलरी 62 है ना, तो प्रीवियस कितनी थी 60। अब कंपेयर कर सकते हैं ना। अब मुझे बताओ कि सैलरी कितने से इंक्रीज हुई, कैसे फाइंड करोगे? प्रीवियस सैलरी माइनस प्रीवियस सैलरी कॉलम कर दो, हर एक की वैल्यू इसके आगे आ जाएगी। यहाँ पे फोर्थ कॉलम हमारा, देखो फोर्थ कॉलम क्या करता हूँ मैं, सैलरी माइनस ये हमारी प्रीवियस सैलरी, राइट। इसको ही नाम दे दो मैं एज सैलरी इंक्रीज बाय। यहाँ पे कितने से सैलरी इंक्रीज हुई है? 1985। नेक्स्ट 3972। देखो एवरी ईयर सैलरी कितने से इंक्रीज हुई, कभी कभी माइनस भी हो गई, देखो सर। क्लियर है? एवरी हर एक एम्प्लॉयज के फर्स्ट रिकॉर्ड न लाएंगे, देखो क्योंकि उसकी प्रीवियस वैल्यू नहीं ना हमारे पास, वही फर्स्ट रिकॉर्ड है। इसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या है हमारे पास? लीड है। देखो मैं इसी क्वेरी को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, लैग की जगह पे अगर लीड कर, तो लीड मतलब हमारी नेक्स्ट वैल्यू। अब लीड है, ठीक है, पहले मैं इसको, पहले सिर्फ इसको रन करता हूँ। जैसे लैग के लिए फर्स्ट वैल्यू न ला रही थी, वैसे लीड के लिए नेक्स्ट वैल्यू मतलब लास्ट वाली वैल्यू, हर एक एम्प्लॉयज की लास्ट वैल्यू न लाएगी। चेक करो देखो, 10,001 करंट सैलरी 60,000 है, नेक्स्ट ईयर की सैलरी उसके आगे आ गई, इसकी नेक्स्ट ईयर की सैलरी 66 यहाँ पे आ गई। यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं ना, लैग से क्या हो रहा था, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, ये वैल्यू यहाँ पे, लेकिन लीड से क्या हो रहा है, ये वैल्यू नेक्स्ट ईयर की सैलरी यहाँ पे आ रही है इसके साथ। तो हर एक एम्प्लॉयज की लास्ट रिकॉर्ड देखो नल, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू है क्या, 10,000 की नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 10,002 के रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर किया इसकी वजह से। अगर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर नहीं किया होता, तो 10,002 यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाती, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाती, पूरा हमारा एनालिसिस गलत हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 10,002 की सैलरी को माइनस कर रहे हैं 10,001 में से, तो कुछ लॉजिक बनेगा क्या? अब दोनों का डिफरेंस कैसे लेंगे? अब सैलरी माइनस नेक्स्ट सैलरी नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट सैलरी माइनस सैलरी करेंगे, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू ये है ना। यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट सैलरी माइनस सैलरी, प्लीज सॉरी, गलत हो, यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर करना था। क्लियर है? विंडो फंक्शन का मीनिंग समझ में आ गया, विंडो फंक्शन कब कौन सा यूज करना है। अब क्वेश्चन क्या आएंगे, फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। हर एक एम्प्लॉयज की nth है, मतलब सेकंड हाईएस्ट फाइंड करने, तो वेयर कंडीशन 2 आएगी 3 4, nth मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर पूछ सकते, ठीक है, वो बस कंडीशन चेंज करनी। सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल। ओके, उसके बाद आपको रैंक वर्सेस टेंस रैंक का डिफरेंस पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर लैग एंड लीड का डिफरेंस। इसमें किसी को डाउट है? इसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आएंगे इंटरव्यू, ये तो हमेशा ही आता है, मोस्टली यही आता है। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी को, सेकंड हाईएस्ट के लिए क्या करोगे, विंडो फंक्शन यूज करना है, इतना याद रखो। विंडो फंक्शन कौन से हैं? रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लैग एंड लीड। ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें?
आज का लेक्चर क्लियर है? ठीक है। अभी हमारे टॉपिक कौन से पेंडिंग है, देखो सीटी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सिनेरियो बेसिस जो क्वेश्चन रहेंगे ना, इससे सॉल्व होते हैं। ठीक है, कल हम सीटी देखेंगे एंड टेम्परेरी टेबल देखेंगे, ये कल के लेक्चर में देखेंगे। और वेनेसडे को हम एक रिवीजन सेशन लेंगे, डे वन से हमने अभी तक क्या क्या देखा है वो पूरा देखेंगे। ठीक है, और जिसमें वेनेसडे को हम व्यूज और इंडेक्स भी देखेंगे, व्यूज इंडेक्स। ओके, 5 मिनट का ही टॉपिक है, सिंपल। उसके बाद पूरा रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है।